ओके, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्लास। पहले तो आप जी। बता दिए, कोई क्वेश्चन आपको पूछना हो तो बताइए। नहीं मैम, कुछ नहीं पूछना। वो जो आपका सेकंड क्लास था ना, वो मैंने बड़ा अच्छे से बाद में आपने जो लिंक भेजा था, हाँ जी। फिर से मैंने प्रैक्टिस किया था। मैंने कुछ बना भी लिया था, वो मैं आपको व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। हाँ ठीक है। और एक चीज़ और क्या करिए कि जब हम आपको कोई क्लास का इनविटेशन भेजते हैं तो फीडबैक दे दिया करिए, कुछ भी ओके या कोई भी इमोजी भेज दिया करिए, तो हमें पता चल जाएगा कि आपने रीड कर लिया है, वो हमारा इनविटेशन पता चल मिल गया आपको। ठीक है। हाँ, वो अभी अभी सर का मेरे ख्याल से थोड़ी देर पहले ही आया था। हाँ नहीं, वो भेजते ही हैं तुरंत, हम लोग बिल्कुल क्लास से इमीडिएटली पहले ही भेजते हैं, बहुत ज़्यादा पहले भेज ही नहीं सकते क्योंकि वो पासवर्ड फिर हाँ, मॉडिफाई वो हो मैंने जाते आज। हैं। हाँ, वो 3-4 मिनट आज मैं लेट हो गया मैम। कोई नहीं, चलिए इट्स ओके। चलिए, तो ये आपको जब कोई क्वेश्चन नहीं पूछना तो मैं आगे की चीज़ आपको बता रही हूँ। एक और डेटा जी। हम प्रिपेयर कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ा सा शुरुआत हमने कर दी थी। यहाँ पर हम 10 स्टूडेंट्स का डेटा फीड करेंगे, जिसमें हमने सीरियल जी। नंबर और नेम्स हमने टाइप कर लिए हैं। अब यहाँ पर जैसे बच्चे हैं, स्कूल में टेस्ट देते हैं तो कई बार इनके टेस्ट होते हैं, यूनिट टेस्ट ही जैसे कई बार हो जाते हैं। तो सपोज ये यूनिट टेस्ट 1 का डेटा है, ऐसे हमने यहाँ पे लिख लिया है। और यही सेम चीज हमें रिपीट करनी है, तो सीरीज को हमने यहाँ तक ले लिया। एक क्लास में 10 स्टूडेंट्स आर देयर एंड दे आर अपियर्ड इन यूनिट टेस्ट 1। नाउ आई नीड टू राइट द नेम ऑफ द सब्जेक्ट्स। अब यूजुअली तो हम सब्जेक्ट लिखते हैं हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स जो भी है, लेकिन मान लीजिए जी। हम यहाँ पे लिख रहे हैं सब्जेक्ट 1, और आगे लिखना है हमें सब्जेक्ट 2, 3, 4, 5। 5 सब्जेक्ट्स का डेटा सपोज हम प्रिपेयर कर रहे हैं। तो ओके। हाँ, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिए कि एक्सेल में जब भी हम सेल बाय सेल मूव करते हैं आगे, जैसे कि इस सेल से हमें आगे मूव करना है यहाँ यहाँ यहाँ, तो हमें सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 4, 5 या उसकी जगह पे हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, कंप्यूटर लिखना है, तो हमेशा हम कीबोर्ड की टैब की का यूज करते हैं। कीबोर्ड में एक टैब की होती है, कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर होती है, देखिए, हाँ, देख लिया मैम। है ना। तो हम लोग वैसे एरो की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन देखिए एरो की यूज करने का एक डिसएडवांटेज है। अब मैं आपको वो समझा रही हूँ एरो की से क्या नुकसान होता है। जैसे हम यहाँ लिख रहे हैं हिंदी, अब आगे हम बढ़े, हमने आगे बढ़ने के लिए एरो की प्रेस कर दी। अब हमने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, फिर हमने आगे लिखा मैथ्स, फिर हमने आगे एरो की प्रेस किया कंप्यूटर, फिर एरो की प्रेस किया फिफ्थ सब्जेक्ट, लास्ट सब्जेक्ट है हमारा, सपोज हमने लिख दिया यहाँ पे साइंस। अब ये 5 सब्जेक्ट्स लिखने के बाद हम नीचे आना चाहते हैं ताकि सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं बच्चों के वो लिखने हों। तो नीचे आने के लिए ऑब्वियसली हम एंटर की ही प्रेस करेंगे। लेकिन जब हम हम्म। एंटर की प्रेस करेंगे तो एक्सेल में देखिए एंटर की प्रेस करने पर क्या हुआ कि जिस सेल में लास्ट में हम थे, हम उसी के नीचे आ गए। हम्म। तो इसका मतलब अब हिंदी के मार्क्स देने के लिए हमें फिर से लेफ्ट एरो की का यूज करना होगा। फिर जो भी मार्क्स होंगे जी। डालते जाएंगे, आगे बढ़ेंगे, एंटर करेंगे, फिर लेफ्ट एरो से पीछे आना होगा। तो हम्म। ये बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग हो जाएगा, और यहाँ तो सिर्फ 5 कॉलम्स की बात है। शायद हो सकता है कुछ ऐसा डेटा प्रिपेयर करना हो, जैसे सब्जेक्ट ही मान लीजिए 10 होते, या आप कोई डेटा प्रिपेयर कर रहे हैं जिसमें सपोज 15-16 कॉलम्स का डेटा बना रहे हैं। तो कॉलम्स में जब हम आगे मूव करते हैं, बढ़ते हैं, तो यहाँ पर एरो की का यूज करने से ये नुकसान होता है कि जो भी हमारा लास्ट कॉलम है, एंटर करने पर हम उस कॉलम के नीचे ही आ जाते हैं, और पीछे जाने के लिए वापस हमें लेफ्ट एरो का यूज करना होता है। अब यही काम हम आपको एरो की जगह पर टैब की से करके दिखाएंगे। हमने हिंदी लिखा, हम मूव करें टैब की, इंग्लिश टैब, मैथ्स टैब, कंप्यूटर टैब, साइंस, और अब हम एंटर करना चाहते हैं। तो जैसे ही देखिए हम एंटर करेंगे, तो जिस कॉलम से हमने स्टार्ट किया था टाइप करना, उसी कॉलम के इमिडिएटली नीचे आ गए। तो ये जो है हमारा टाइम सेविंग एक ट्रिक होती है। हम ज्यादा कॉलम्स में काम कर रहे हैं तो इससे हमारा टाइम जो है बच जाता है। अदरवाइज क्या, हमें बहुत टाइम आगे पीछे जाने में ही लगेगा। हर बार एक रो का डेटा फीड करेंगे, फिर हम एंटर करके फिर बैक होने के लिए फिर लेफ्ट एरो का यूज करेंगे। लेकिन इससे क्या है कि हमारा टाइम सेव होता है। अब मान लीजिए हम फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स फीड कर रहे हैं, आउट ऑफ 100 हिंदी में इस बच्चे के सपोज इतने मार्क्स आए, इंग्लिश में इतने आए, मतलब नेक्स्ट सब्जेक्ट में, अगले सब्जेक्ट में इतने हैं, अगले सब्जेक्ट में इतने हैं, अगले सब्जेक्ट में मान लीजिए इतने हैं। एंटर किया। अब हम जल्दी जल्दी कुछ नंबर्स फीड कर दे रहे हैं बस, और हम बार बार टैब की का ही यूज करेंगे।
केवल यहाँ पर हम इतने ही बच्चों का, ये 10 स्टूडेंट्स का डेटा है जो हम बनाएंगे यहाँ पे। ये हमने यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स का डेटा प्रिपेयर कर लिया। अब इस मार्कशीट में हमको आगे लिखना है मैक्सिमम मार्क्स। सपोज यहाँ पर लिखना है मैक्सिमम मार्क्स, या हमको लिखना है मार्क्स ओब्टेन्ड। मार्क्स ओब्टेन्ड निकालने हैं, आउट ऑफ हाउ मच मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, और फिर यहाँ पर लिखेंगे हम बच्चे की परसेंटेज। इतना हमको करना है। तो अब मार्क्स ऑब्टेन्ड का मतलब ये है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक हर बच्चे के टोटल मार्क्स निकालने हैं। तो आपको टोटल मार्क्स टोटल करना आता ही है, जैसे मैंने पिछली क्लास में आपको मल्टीप्लाई करना बताया था, वैसे ही आप क्या कर सकते थे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इज इक्वल टू का साइन प्रेस करेंगे, फिर फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स सिलेक्ट करेंगे, फिर कीबोर्ड से आप प्लस वाला साइन प्रेस करेंगे, ये कीबोर्ड से करा हमने, फिर माउस से दूसरी सेल सेलेक्ट करी, फिर कीबोर्ड से प्लस वाला साइन प्रेस किया, फिर तीसरी सेल सेलेक्ट करी, अगेन प्लस, फोर्थ सेल, अगेन प्लस, फिफ्थ सेल। ऐसे जितनी भी वैल्यूज हमें ऐड करनी थी ये सारी हमने ऐड की, लिखा अपना फॉर्मूला और एंटर कर दिया। और एंटर करते ही आई गॉट टोटल मार्क्स ऑफ स्टूडेंट 1 दैट इज अमन। पहले बच्चे के टोटल मार्क्स हमको मिल गए, और एक स्टूडेंट के टोटल मार्क्स मिल गए तो बस काम हो गया। अब पॉइंटर को फिल हैंडल पे लाना है और बस ऐसे ही ड्रैग करके सभी बच्चों का टोटल देखिए निकल करके आ गया इंडिविजुअली। अमन का ये है, नमन का ये है, नैना का ये है, हर स्टूडेंट का डिफरेंट टोटल देखिए अकॉर्डिंग टू द वैल्यूज जो उनके सेल्स में दी हैं। बहुत वेरिएशन के साथ इसीलिए वैल्यूज दी हैं कि देखिए कहीं टोटल ये है तो कहीं ये है, कहीं ये भी है। तो इस तरह से टोटल आप इन वैल्यूज का निकाल सकते हैं। तो ये वही तरीका, वही टेक्निक फॉलो की गई जैसे पिछली बार हमने प्राइस निकाला था, बस मल्टीप्लिकेशन की जगह यहाँ पर एडिशन किया है जी। लेकिन जब भी आपको वैल्यूज सिर्फ ऐड करनी है, दिस इज ओनली टू ऐड, तो इतना भी टाइम हमें लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एडिशन के लिए एक्सेल हमें एक शॉर्टकट देता है। हमें क्या करना होता है, अब हम आपको वो तरीका बताएंगे। ये जो लिखा हुआ है हमारा, हम इसको डिलीट कर रहे हैं, पूरी सेल सिलेक्ट की और डिलीट की प्रेस कर दी हमने। जब भी कभी आपको कहीं भी टोटल निकालना हो, ऐड करना हो, तो जहां तक ऐड करना है वहां तक सिर्फ आप अपनी रेंज सिलेक्ट करेंगे। और देखिए जैसे इसका टोटल यहाँ चाहिए, इसका टोटल यहाँ चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ आपको एक शॉर्टकट प्रेस करना है। दैट शॉर्टकट इज ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू। बस इसको प्रेस करते ही देखिए अपने आप आ गया टोटल सब जगह। ऑल्ट प्लस इक्वल्स टू, इज इक्वल टू। एक तो मैंने ऑल्ट का बटन दबाया और इक्वल टू मत। हाँ बस, तो उसके पहले जितनी भी सेल्स में नंबर्स लिखे होंगे वो ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएंगे। ओके, so this is the दिस इज shortcut. ओनली फॉर प्लस Yes, एडिंग इट। this is, हाँ this is only for adding it because तो this हम is the, सब्ट्रैक्शन यूज नहीं करते हैं। नहीं नहीं कुछ नहीं, ना सब्ट्रैक्शन ना डिवीजन ना मल्टीप्लिकेशन, कुछ नहीं, क्योंकि दिस इज द शॉर्टकट टू ऑटो सम। ऑल्ट इक्वल्स टू इज द शॉर्टकट टू ऑटो सम। तो ये सम के लिए ही आएगा, बाकी किसी चीज के लिए नहीं आएगा। बस आपको रेंज सिलेक्ट करनी है और कुछ नहीं करना है। अभी जैसे मैं आपको एक सैंपल डेटा और यहाँ पे दिखा दे रही हूँ कि सपोज हमारी वैल्यूज कुछ इस तरह से लिखी थी 1 2 3 4 5, यहाँ पर ऐसे लिख दिया, फिर कुछ लिख दिया, ये लिखा हुआ है हमारा। ठीक है, अब हम यहाँ भी टोटल चाहते हैं। सपोज ये जनवरी की कुछ डेटा लिखा हुआ है, ये फरवरी का डेटा लिखा है, कुछ भी वैल्यू है, और ये मार्च की है।
ये 3 अलग डिफरेंट मंथ्स का डेटा है हमारा यहाँ पर दिया हुआ। अब यहाँ भी हम टोटल निकालना चाहते हैं, और सपोज ये ए एम्प्लॉय का डेटा है, ये बी एम्प्लॉय का डेटा है, ये सी का है, ये डी का है और ये ई का है। तो ऐसे आप मंथ वाइज भी टोटल निकालना चाहते हैं कि जनवरी में टोटल सेल कितनी हुई, फरवरी में टोटल सेल कितनी हुई, मार्च में कितनी हुई, वो भी निकालना चाहते हैं। और ए ने टोटल सेल कितना किया, बी ने, सी ने, डी ने कितना किया, वो भी निकालना चाहते हैं। तो देखिए हाउ सिंपल इज इट, जस्ट ओनली बाय यूजिंग दिस शॉर्टकट you simply have to select this range and press the combination and you are done. And similarly here also ये कोई फर्क नहीं पड़ता मैम कि आप, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बीच में। अच्छा अच्छा, तो ये डेटा हमने बनाया था, 3 मंथ्स का डेटा बनाया हुआ है, ऐसे कुछ भी वैल्यू लिखी है और 5 एम्प्लॉइज हैं ये। तो सपोज ये सेल की वैल्यू लिखी है कि ए ने जनवरी में कितनी सेल की, फेब में कितनी की, मार्च में कितनी की, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, हमने सिंपल वैल्यूज यहाँ पर लिख दी हैं। ऐसे ही ऐसे अलग अलग एम्प्लॉय की 3 मंथ्स की सेल की वैल्यू सपोज लिखी है, ठीक है। अब हमें यहाँ निकालना है कि हर एम्प्लॉय की इंडिविजुअली टोटल सेल कितनी है, माने ए ने टोटल सेल कितना किया, बी ने कितना किया, सी ने कितना किया, डी ने और ई ने कितना किया, ये भी हमें निकालना है। और अगर आपसे कह दिया जाए कि मंथ वाइज भी निकालिए कि जनवरी में टोटल सेल कितना हुआ, फरवरी में कितना हुआ, मार्च में कितना हुआ, एंड अगर आगे मंथ से तो उनमें कितना हुआ, तो देखिए बार बार ये फॉर्मूला लिखने में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको रेंज सिलेक्ट करनी है और ऑल्ट इक्वल्स टू आप प्रेस कर देंगे तो देखिए टोटल अपने आप आ जाएगा। और इस शॉर्टकट कॉम्बिनेशन की सबसे अच्छी बात ही ये है कि चाहे रेंज आप इस मैनर में सिलेक्ट करें या ऐसे, मतलब हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, सिर्फ आपको शॉर्टकट देना है। अगर आप वर्टिकली सिलेक्ट करते हैं तो आपका जो डेटा है उसके ऊपर जितने नंबर्स लिखे हैं वो ऐड होके आ जाएंगे। अगर हॉरिजॉन्टली सिलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट में जितने भी नंबर्स लिखे हैं वो सारे ऐड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। देखिए अब हमने ये रेंज सिलेक्ट की हुई है और हम ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस कर रहे हैं, तो भी देखिए आपके पास अब ये मंथली टोटल भी आ गया, जनवरी, मैम फरवरी। थोड़ा सा ना वॉइस आपका एकदम बिल्कुल वो हो जा रहा है। अच्छा पता नहीं क्यों ये लगा तो। हॉरिजॉन्टली हॉरिजॉन्टली वाला एक बार प्लीज बता दीजिए दोबारा। देखिए जब ऐसे सिलेक्ट करते हैं, मेरा मतलब ये है कहने का कि आप इस तरह सिलेक्ट करें या ऐसे सिलेक्ट करें, इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ शॉर्टकट कॉम्बिनेशन आपको पता होना चाहिए। अगर हम इस तरह सिलेक्ट कर रहे हैं तो इन सेल्स के ऊपर जितने भी नंबर लिखे हैं, जैसे ये वैल्यू लिखी है, ये वैल्यू लिखी है, तो भी ये ऐड ही होंगी। अगर ऐसे सिलेक्ट किया था तो इनके पहले जितनी वैल्यूज लिखी हैं तो ऐड हो जाएंगी। तो सिर्फ शॉर्टकट कॉम्बिनेशन कोई काम करना है, हमें कोई काम करना ही नहीं है, बस इसको सिलेक्ट किया, ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया और हमारा काम हो गया। ये देखिए, ओके हाँ। तो आपको जब भी समेशन करना हो, सिर्फ एडिशन के लिए है, जब भी ऐड करना हो तो आप शॉर्टकट से भी काम कर सकते हैं। ना केवल ये आपका समय बचा रहा है बल्कि जिन लोगों को ये पता नहीं है उनके लिए तो ये मैजिक है कि ये हुआ कैसे। और टाइम सेविंग तो है ही ऑब्वियसली, बस आपको रेंज सिलेक्ट करके एक कॉम्बिनेशन प्रेस करना है और काम आपका हो जाएगा। तो इसी को हमने यहाँ पे आपको बताया कि देखिए जैसे टोटल निकालना था तो पहले ही रेंज सिलेक्ट की थी, ऑल्ट इज इक्वल टू प्रेस किया तो टोटल सबका आ गया। अब हमें सबके मैक्सिमम मार्क्स निकालने हैं। मैक्सिमम मार्क्स तो सभी के कॉमन है, 500 है, सभी को 500 में से ही मार्क्स मिले हैं। तो जी। जो वैल्यू कॉमन है उसको लिख करके और ड्रैग कर दीजिए, तो सबके मैक्सिमम मार्क्स सेम हो गए। अब हमें निकालनी है परसेंटेज। तो जैसे परसेंटेज हम लोग अपने स्कूल के मार्क्स की निकालते थे या कहीं की भी निकालते हैं, तो हम यही करते हैं कि मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, हम ये काम करते हैं। तो वही फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई कर सकते हैं, बस ये है कि पहले आपको इज इक्वल टू का साइन प्रेस करना है, इज इक्वल टू। अब इस बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन्ड कितने हैं, ये वाली वैल्यू, तो हम इसे लिखेंगे नहीं बल्कि सेल सिलेक्ट करेंगे, तो I2 लिख के आ गया, इस सेल का एड्रेस लिख के आ गया I2। अपॉन के लिए यहाँ पर सिंबल प्रेस करेंगे ऑब्लिक वाला, ये जो कीबोर्ड में ऑब्लिक का साइन होता है इसको हम प्रेस करेंगे। मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर, ये वाली सेल सिलेक्ट करी और इनटू, इनटू के लिए प्रेस करेंगे स्टार और टाइप कर देंगे 100 एंड एंटर।
तो ये देखिए परसेंटेज निकल करके आ गई। एक बच्चे की एक बार और एक्सप्लेन करेंगे मैम? हाँ, इज इक्वल टू मार्क्स ऑब्टेन्ड कहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ पर लिखे हैं इस, आई वाले उसमें। हाँ, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्लिक प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, फिर टोटल मार्क्स कहाँ लिखे हैं, यहाँ लिखे हैं, इनटू, फिर कीबोर्ड से प्रेस करेंगे इनटू, और टाइप कर देंगे 100, कीबोर्ड से ही टाइप करना होगा 100। जब ये पूरा फॉर्मूला बन गया, मार्क्स ऑब्टेन्ड अपॉन टोटल नंबर इनटू 100, लास्ट में हम प्रेस करेंगे एंटर। जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए इस बच्चे की परसेंटेज आ गई। और जब एक बच्चे की परसेंटेज आ गई तो आप ड्रैग करके सभी की परसेंटेज निकाल सकते हैं। 68.2, 96.2, 57.6, जैसे जैसे बच्चे के मार्क्स ऑब्टेन्ड हैं उसी के अकॉर्डिंग उसकी परसेंटेज यहाँ पर निकल करके आ गई। 10 बच्चों की है तो 10 बच्चों की हो गई। अगर ये 100 बच्चों का डेटा बना होता तो 100 बच्चों की परसेंटेज भी ऐसे ही आप निकाल सकते थे। क्लियर है आपको? जी जी। तो यहाँ आपने परसेंटेज निकाली। बस थोड़ा सा अगर हम बात करें देखने वाली, तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा ये वाला एरिया हमको, क्योंकि परसेंटेज एक ऐसी वैल्यू होती है जिसमें हमेशा परसेंटेज का सिंबल लगा ना हो तब तक मतलब हम सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। परसेंटेज का सिंबल लगा हो तो अच्छी बात है, पर यहाँ पर हम परसेंटेज का सिंबल ना देख पा रहे हैं ना हम लगा सकते हैं, हम टाइप भी नहीं कर सकते क्योंकि ये फॉर्मूला है। तो ऐसे अगर हमें कैलकुलेशन हम करना चाहते हैं कि परसेंटेज भी निकालें और सिंबल भी लगा दें, तो उसके लिए इस कैलकुलेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे। सब कुछ वैसे ही रहने देंगे। पहली सेल पे हम हैं, देखिए फॉर्मूला बार में हमें अपना फॉर्मूला दिख रहा है, हम इसी फॉर्मूला बार पे क्लिक कर देंगे। क्यों क्लिक कर रहे हैं? क्योंकि हमें मॉडिफिकेशन करना है इस कैलकुलेशन में। और बैकस्पेस जो हमारा कीबोर्ड में बटन होता है, उस की से हम इनटू 100 वाला जो हमने कैलकुलेशन किया था, बाकी सब कुछ ऐसे ही रहेगा, इनटू 100 रब कर देंगे, रिमूव कर देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए वैल्यू चेंज हो गई ना, पहले 68.2 लिखा हुआ था, अब जी इनटू जी 100 हटा दिया तो 0.682 हो गया। आप चाहें तो इसको जी। पूरे पे भी ड्रैग कर सकते हैं, तो देखिए सबकी वैल्यू चेंज हो गई। अब आपको लाना है यहाँ पर क्या, आपको लाना है यहाँ पर परसेंटेज का साइन। तो वो परसेंटेज का साइन कैसे मिलेगा? ये देखिए नंबर ग्रुप में यहाँ पर परसेंट स्टाइल का ऑप्शन दिख रहा होगा और परसेंटेज का सिंबल ही बना हुआ है ये, बस इसी पर आपको क्लिक करना है। तो आ गए परसेंटेज का साइन। ठीक है मैम, क्लियर। क्लियर? और अब क्योंकि आपको ये परसेंटेज है तो यूजुअली डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक हम जाना होता है, तभी हम एक्यूरेट मानते हैं। तो हमें डेसिमल प्लेसेस इंक्रीज करनी है, क्योंकि देखिए पॉइंट के बाद यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, हमें देनी है। तो यहीं पर यही बटन दिए हुए देखिए, आपको उस दिन बताया था इंक्रीज एंड डिक्रीज। आज हमें इंक्रीज करना है, डेसिमल के बाद 2 प्लेसेस तक जाना है, तो 1 एंड 2, 2 टाइम्स क्लिक करेंगे तो देखिए 2 प्लेसेस, मतलब बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू आपको यहाँ पर परसेंटेज की मिल गई, ऐसा यूजुअली स्कूल्स में निकाला जाता है जिस तरह से। तो आपको इस तरह से आपने एक रिपोर्ट कार्ड टाइप की चीज बनाई जिसमें आपने बच्चों के सिर्फ मार्क्स ऑब्टेन्ड लिखे और आपने उन बच्चों की परसेंटेज निकाल ली। इज इट क्लियर? यस, क्लियर। ओके, तो ये भी आपके लिए एक असाइनमेंट है। अब ये तो हमने यूनिट टेस्ट 1 का ही डेटा बनाया है, इसको हम रब कर रहे हैं। आपको इसी तरह से 4 और 5 यूनिट टेस्ट का डेटा आप बना लेंगे, सेम टू सेम, बिल्कुल जैसे उस दिन बताया था। ये डेटा तो सेम टू सेम रहेगा, इसको कॉपी करके पेस्ट करते रहेंगे, कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे जैसे बताया था। फिर यहाँ ऐसे 4 या 5 जितना भी आपका मन हो यूनिट टेस्ट का डेटा बना लीजिएगा। यहाँ पर यूनिट टेस्ट 1 के बाद में फिर लिखेंगे यूनिट टेस्ट 2 ऐसे, और ड्रैग कर देंगे इसको, 1 पे हैं हम, 10 तक ऐसे, ये यूनिट टेस्ट 2 हो गया। और देखिए सिर्फ आपको बच्चों के मार्क्स लिखने हैं, क्योंकि मार्क्स भी तो वेरी करेंगे, सिमिलर तो होंगे नहीं। तो जैसे जैसे जी हम बस मार्क्स डालते जाएंगे, जैसे हम पहले स्टूडेंट के मार्क्स आपको दिखा रहे हैं, बस 55, 45, 54, 60, 58, ये कुछ मार्क्स हमने डाले और एंटर करेंगे, देखिए टोटल आ गया अपने आप। और नहीं अगर कुछ आता है तो जो जो लिखा है आपको ना तो ये
टोटल दोबारा करना है। ये देखिए टोटल यहाँ लिखा हुआ है इससे पहले का, इसी को ड्रैग कर दीजिए, जहां तक आपका डेटा जा रहा है वहां तक आप ड्रैग कर दीजिए। ये वैल्यू भी आप ड्रैग करके पूरे में बाद में भी लगा सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये देखिए हमने पहले ही सारी चीजें कॉपी कर दी, हमें पता है कि हमको यहाँ तक काम करना है। अब देखिए बस आपको काम करना है 89, 88, 83, 87, 86, बस टोटल भी आएगा अपने आप, परसेंटेज भी आएगी अपने आप। अभी दे रहे हैं हम 98, 90, 93, 99 एंड 94, बस। तो इस तरह से इतनी आसानी से काम करेंगे, क्योंकि कैलकुलेशन अगर एक बार कर दी तो उसे बाकी डेटा पे कॉपी करके ही आप ला सकते हैं। आपको बार बार खुद से मैन्युअली कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, चाहे वो मंथली डेटा हो या इसी तरह से टेस्ट वाइज आप बना रहे हो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो ये एक आपके लिए सैंपल है, आप इस चीज को देखिएगा जब ये आप वीडियो देखेंगे। ऐसे ही आप भी कुछ अपने सब्जेक्ट्स के नाम यहाँ पे लिख लीजिएगा और ये डेटा बनाइएगा और इसी को बनाए रखिएगा, क्योंकि आगे हम इसी में अभी ग्रेड निकालना सीखेंगे बच्चे की, और हम उसको फीडबैक भी देंगे, हम उसको कुछ रिमार्क भी देंगे, आगे यहीं पर हमारे कॉलम्स बनेंगे। लेकिन अभी फिलहाल स्टार्टिंग के लिए हम इतना ही कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन आपके लिए है, आपको इसको यूज करना है। कोई प्रॉब्लम होगी तो प्लीज आप मैसेज करिएगा, हम आपको सोल्यूशन देंगे। ओके, ठीक है। चलिए ये तो हो गई ये चीज। अब हम आगे बढ़ते हैं। इस शीट का मैं नाम बदलना चाहती हूँ, एक्चुअली ये रिपोर्ट कार्ड से रिलेटेड शीट है, तो मैं इस शीट का नाम ही रिपोर्ट कार्ड रखना चाहती हूँ। तो कौन सी शीट में हैं हम इस समय? शीट नंबर 3 में है। हाँ, तो आपको अगर इस शीट का नाम, जैसे मान लीजिए आप मंथली डेटा बनाते हैं और हर मंथ का डेटा डिफरेंट शीट में रखते हैं, तो शीट 1 में सपोज जनवरी है, शीट 2 में फरवरी का डेटा है, शीट 3 में मार्च का है, तो हम शीट्स के नाम बदल सकते हैं। नाम बदलने के लिए कुछ नहीं करना है, जहां शीट का नाम लिखा है वहां पे जल्दी जल्दी 2 बार डबल क्लिक कर दीजिए इस तरह से, और कीबोर्ड से टाइप कर दीजिए जो भी नाम आपको देना है। रिपोर्ट कार्ड हमको लिखना था, हमने रिपोर्ट कार्ड लिखा और एंटर, बस। और किसी भी वजह से अगर डबल क्लिक आप नहीं कर पा रहे हैं, उतनी जल्दी नहीं हो पा रहा है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंटर को उस शीट टैब पे रखिए, जैसे हम फिलहाल शीट 2 का नाम बदल करके मान लीजिए, या बल्कि शीट 4 का नाम हम बदल देते हैं, इसका नाम हम सैलरी रखते हैं, क्योंकि अगली बार हम आपको सैलरी का डेटा बनाना बताएंगे। तो सैलरी इसका नाम रखना है हमको, तो इस पर राइट क्लिक कर दिया हमने, शीट 4 पे राइट क्लिक किया, और देखिए बहुत से ऑप्शन आए, इसी में हमारा एक ऑप्शन है रीनेम। रीनेम पे क्लिक कर देंगे और फिर जो भी आपको नाम देना है वो नाम दे करके आप एंटर कर दीजिए, तो भी आप शीट का नाम बदल सकते हैं। ये देखिए, तो 2 तरीके हैं, या तो हाँ डबल क्लिक कर दीजिए, यहाँ पर नहीं डबल क्लिक हो पा रहा है या जल्दी जल्दी नहीं हो पा रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, शीट टैब पर राइट क्लिक करिए, रीनेम कमांड पर क्लिक करिए, जो भी नाम देना है कीबोर्ड से टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, तो ये चीज हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं आगे के ऑप्शन की। यहाँ पर मान लीजिए हमने कुछ एम्प्लॉयज के नाम हम कॉपी कर ले रहे हैं, बार बार नाम टाइप करने में वेस्ट नहीं करेंगे टाइम। यहाँ से कुछ ये हमने नाम ले लिए, और यहाँ पर ये नाम हमने पेस्ट कर दिए, वहां से कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया है, और कुछ नहीं किया है। और यहाँ पर सेल की वैल्यू डाली हमने, सेल कुछ भी 4 फिगर्स में डाल दे रहे हैं, 45,000, 22,000, then 12,000, 29,000, 38,000, 25,000, 26 रहने देते हैं, 8,000, 17,000, 40,000, 30 कर देते, 30,000 एंड 20,000। अब ये हमने यहाँ पे कुछ डेटा फीड किया है, कोई ऑर्डर नहीं है इसका, जिस एम्प्लॉय ने जितनी सेल की उसकी वैल्यू उसके नाम के आगे लिख दी गई। अब अगर आपसे ये कह दिया जाए
कि यहाँ पर जिन लोगों ने 10,000 से कम सेल की है उनको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर दीजिए, जिन्होंने 10,000 से लेकर के 20,000 तक की सेल की है उनको डिफरेंट कलर से रिप्रेजेंट कीजिए, जिन्होंने 20,000 से 30,000 तक की सेल की है उनका अलग कलर से रिप्रेजेंटेशन कीजिए, और मोर देन 30,000 वालों का अलग कलर से रिप्रेजेंटेशन कीजिए, जो कि हमने लास्ट क्लास में आपको कहा था। तो आपने बोला था मैम कलरफुल शीट्स मिलती हैं हमको, कई बार कलर्स चेंज करने होते हैं। तो उस तरीके का डेटा अगर आपको बनाना है तो पहले हम क्राइटेरिया यहाँ पे लिख दे रहे हैं। एक क्राइटेरिया तो हमारे पास ये है, मान लीजिए लेस देन 15,000 का, लेस देन 15,000 अलग कलर से होंगी, 15,001 से लेकर के 25,000 तक का डेटा अलग कलर से दिखाया जाएगा, 25,001 से लेकर के 35,000 तक का डेटा अलग कलर से शो होगा, और जो भी वैल्यू ग्रेटर देन 35,000 है वो आपका डिफरेंट कलर से शो होगा। और हमको पहले ही कलर भी बता दिए गए कि इस वाली जो है इन सेल्स का कलर आप ब्लैक कर दीजिए, ये तो बिल्कुल ब्लैक सेल्स हो जानी है हमारी, इनको हम मान लीजिए ब्लू कर देते हैं, इनको हम कोई और कलर कर देते हैं, पर्पल कलर कर देना है, और इनको मान लीजिए आपको ग्रीन कलर कर देना है। ऐसे कुछ भी क्राइटेरियाज ले लिए और उनके लिए कलर्स का रिप्रेजेंटेशन ले लिया। देखिए यूजुअली जिसे ये चीज नहीं पता होगी वो एक बार सेल की वैल्यू देखेगा, इधर अपने क्राइटेरिया को देखेगा कि 45,000 कौन से क्राइटेरिया में आ रहा है, लास्ट वाले में, तो इसका कलर क्या करना है, ग्रीन, वो इसको ढूंढेगा यहाँ से ग्रीन कलर में कन्वर्ट करेगा, फिर अगली सेल में आएगा, फिर देखेगा ब्लू, फिर यहाँ आएगा और फिर कलर चेंज कर रहा होगा। ऐसे हर सेल को इंडिविजुअली कलर चेंज करने में उसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा टाइम जाएगा। जबकि ये तो केवल 10 एम्प्लॉइज हैं, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सेल्स में हजारों लोग काम कर रहे होते हैं, तो अगर मंथली रिपोर्ट में ऐसे ही करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्राइटेरिया आपको भी दे दिया जाए और उन क्राइटेरिया के बेसिस पे आपको सेल्स का कलर चेंज करना है, तो कलर चेंज करने का जो प्रोसेस है वो एक्चुअली कहलाता तो फॉर्मेटिंग ही है, क्योंकि हम फॉर्मेट चेंज करते हैं। लेकिन यहाँ पर फॉर्मेटिंग जो हम कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन क्राइटेरिया कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्टेन कंडीशन कर रहे हैं। तो इसलिए कंडीशंस के बेसिस पर फॉर्मेटिंग करने के लिए वी नीड टू वर्क विद दिस ऑप्शन, दैट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यहाँ पर ये ऑप्शन हमारी हेल्प करेगा, और इस ऑप्शन से हम जब काम करेंगे तो देखिए कितना चुटकियों में काम हो जाएगा। आप आसानी से 2, 3, 4, ये तो 4 क्राइटेरियाज हैं, ऐसे आप 10 क्राइटेरियाज भी ले सकते थे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको क्या करना है। जब भी कभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन का आपको यूज करना है, सबसे पहले आप वो पूरी रेंज सिलेक्ट कर लें जिसमें आपको फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है। इसमें पूरी सेल सिलेक्ट की है, कोई भी सेल हमने छोड़ी नहीं है। उसके बाद हम यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऑप्शन में आएंगे, और यहाँ पर जब क्लिक करेंगे तो देखिए बहुत सी चीजें, हमें बहुत से ऑप्शन दिख रहे हैं, लेकिन हमको सबसे पहला ऑप्शन यूज करना है, दैट इज हाईलाइट सेल्स रूल्स। इस ऑप्शन को ही यूज करना है। तो इस ऑप्शन में क्या है, ये हमारे लिए उन सेल्स को हाईलाइट करेगा जो सेल्स इन रूल्स में से किसी भी एक रूल को फॉलो कर रही होंगी। अब हमारा क्राइटेरिया पहला यही है कि लेस देन 15,000 को हाईलाइट करना है ब्लैक कलर से। तो यहाँ पर देखिए लेस देन वाली कंडीशन कहाँ मिल रही है हमको, ये मिल रही है जी। हम इसको क्लिक करेंगे तो क्लिक करने पर देखिए अपने आप ही ये एक नई विंडो खुली, लेस देन, और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है फॉर्मेट सेल्स दैट आर लेस देन। कौन सी सेल्स को फॉर्मेट करिए, विच आर लेस देन, और यहाँ पर एक वैल्यू अपने आप ही लिखी हुई है, देखिए 26,500। तो एक्चुअली ये एक्सेल जो है हमारी जितनी भी ये वैल्यूज हैं इनका एवरेज उसने अपने आप निकाल लिया, कि हो सकता है एवरेज सेल से लेस देन हम करना चाहते हो, लेकिन हमारा तो अपना ही क्राइटेरिया है पर्सनल कि भाई हम तो 15,000 से सेल पे कम सेल से काम करना चाहते हैं। तो ये जो भी वैल्यू लिखी है ये हमारे काम की नहीं है, इसको हम मिटा देंगे और उसकी जगह पे हम अपनी वैल्यू डाल देंगे लेस देन 15,000।
आप देख भी पा रहे होंगे कि जैसे हमने लेस देन 15,000 कहा, देखिए यहाँ पर 15,000 से कम वाली सेल्स का अपने आप ही कलर चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है आगे कि कलर फॉर्मेट सेल्स विच आर लेस देन विद लाइट रेड फिल विद डार्क रेड टेक्स्ट, यानी लाइट रेड कलर से फिल कीजिए और डार्क रेड कलर से लिख दीजिए। लेकिन हमें कुछ नहीं करना, हमें सेल का कलर सिर्फ ब्लैक करना है। तो अगर हमें सेल के अंदर कलर भरना है और कुछ नहीं करना, तो वैसे तो यहाँ बहुत से ऑप्शन है, येलो फिल, ग्रीन फिल, लाइट रेड फिल, रेड टेक्स्ट, रेड बॉर्डर, मगर हमें सेल में कलर फिल करना है और वो क्राइटेरिया हमें यहाँ नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हम कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन में आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करके सेल्स में कलर भरने के लिए ये यहाँ पर आएंगे फिल, ये फिल कमांड दी हुई है, इस पर क्लिक करेंगे और सेल का कलर भरेंगे ब्लैक। ये देखिए यहाँ ब्लैक कलर दिया हुआ है, ब्लैक कलर हमने दे दिया और यहाँ से कह दिया ओके, और दोबारा से कहेंगे ओके। तो देखिए अपने आप ये यहाँ पे ब्लैक कलर से कलर भर गया, सेल में कलर फिल हो गया, आपको कुछ नहीं करना पड़ा। बस अब आपको अभी कहीं कोई ये सिलेक्शन हटाना नहीं है, सेल्स में ऐसी सिलेक्शन रहने दीजिए। अगले क्राइटेरिया पे अब आपको आना है, दैट इज 15,001 to 25,000। इसी पे क्लिक करेंगे दोबारा से और अब आप यहाँ आएंगे फिर से हाईलाइट सेल रूल्स, और इस बार कंडीशन देखेंगे बिटवीन, बिटवीन कितना, यहाँ पे देखिए अब विंडो चेंज हो गई, बिटवीन कितना है हमारा 15,001 to 25,000, इस तरह से, सॉरी। और इसमें सेल का कलर हमें ब्लू करना है, कस्टम फॉर्मेट, फिल कलर ब्लू, ओके, वंस अगेन ओके। तो ये देखिए यहाँ पर ब्लू कलर हो गया है। अभी हम सिलेक्शन हटाएं तो देखिए ये ब्लू कलर हो गया है यहाँ पे। उसने अपने आप छांटा कौन कौन सी सेल्स उस क्राइटेरिया में थी और अपने ही आप उसने कलर भी चेंज कर दिया। फिर से इसका सिलेक्शन रखेंगे, अगली कंडीशन, अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग, अगेन हाईलाइट सेल रूल्स, अगेन बिटवीन, बिटवीन व्हाट 25,001 to 35,000 एंड फिल द सेल्स विद कलर, यहाँ पर्पल दिया हुआ है तो कस्टम फॉर्मेट और यहाँ से पर्पल कलर ले लिया एंड ओके एंड ओके, खुद ही उसने दे दिया। अब बस लास्ट कंडीशन बची है, दैट इज ग्रेटर देन 35,000। तो बस अगेन हाईलाइट और इस बार क्या कहेंगे, ग्रेटर देन व्हाट 35,000। क्या कलर देना है सेल को, कस्टम फॉर्मेट, ग्रीन, ओके एंड ओके। और देखिए इस तरह से आपकी जितने भी एरिया था, यहाँ पे 10 सेल होती या 10,000 सेल्स होती, ये एक ही बार में खुद से छांट करके आपकी वैल्यूज को क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग उनके कलर्स को चेंज करने में आपको हेल्प करता। आप एक बार ट्राई करके देखिएगा ये चीज, अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो बताइएगा। वैसे बहुत आसान है, मुश्किल नहीं होगी, आ जाएगा। इसी चीज को मैं आपको यही ऑप्शन इसी तरीके का आपके अपनी ये जो रिपोर्ट कार्ड वाला डेटा था इस पर करके दिखा रही हूँ। वैसे तो हमारा अभी कंटेंट पूरा नहीं है, लेकिन हम इतने में ही दिखा रहे हैं। जैसे अगर स्कूल में मान लीजिए सुपरवाइजर ये डेटा टीचर ने बनाया, कंप्यूटर में बना दिया, अब सुपरवाइजर ने कहा कि जो जो बच्चा किसी सब्जेक्ट में अगर फेल हो रहा है तो उस बच्चे के मार्क्स को रेड कलर से दिखा दीजिए और रेड कलर से उसको अंडरलाइन भी कर दीजिए, जैसे रिपोर्ट कार्ड में रेड मार्क लग करके आता है। बहुत कुछ नहीं करना है, मार्क्स ऑब्टेन्ड में यदि कोई बच्चा फेल है किसी सब्जेक्ट में तो उसकी वैल्यू को रेड कलर से अंडरलाइन करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना। तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोई भी बच्चा फेल कब होगा। तो मान लीजिए कह दिया गया कि 50 मार्क्स जो हैं वो पासिंग मार्क्स हैं, लेस देन 50 अगर कोई भी बच्चा लाया है तो वो बच्चा फेल में कंसीडर किया जाएगा। तो अब हम यहाँ ढूंढने नहीं बैठेंगे कि कहाँ कहाँ 50 से कम लिखा है, क्योंकि इतने सारे बच्चों के डेटा में इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट। तो जब भी कभी ऐसा करना है आप पूरी रेंज सिलेक्ट करिए। अभी हमने तो केवल यहीं पे काम किया हुआ है इसलिए इतना ही सिलेक्ट किया है,
वैसे तो ये जितने भी आगे तक होते पूरा सिलेक्ट करते, सिलेक्ट करा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट, और क्या कहेंगे, किसको हाईलाइट करना है, विच इज लेस देन व्हाट, लेस देन 50, और क्या करना है, रेड कलर से अंडरलाइन करना है। तो कस्टम फॉर्मेट में फिर जाएंगे और अंडरलाइन का ऑप्शन यहाँ फिल में नहीं मिलेगा बल्कि कहाँ मिलेगा, फॉन्ट के नीचे, फॉन्ट में। और ये देखिए यहाँ पर ये है अंडरलाइन, पूछ रहा है कैसी करनी है, सिंगल अंडरलाइन या डबल अंडरलाइन। हमने कहा डबल कर दीजिए चलिए। और अंडरलाइन का कलर क्या रखना चाहते हैं, रेड कलर रखना चाहते हैं, रेड कलर से अंडरलाइन कर दिया और बस यहाँ से कहा ओके, और एक बार फिर कह दिया ओके। तो देखिए बिना हमारे ढूंढे उसने इतनी वैल्यूज में से जो जो वैल्यू 50 से बिलो थी उनको अपने आप ही हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली अंडरलाइन करके फॉर्मेट करके दे दिया। ऐसे हमें ढूंढना पड़ता 50 से कम यहाँ तो नहीं लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, यहाँ तो नहीं लिखा है, कुछ नहीं, चाहे जितनी हो सबको सिलेक्ट कीजिए और हाईलाइट करके ये आपके लिए आपकी वैल्यूज को दे देगा। क्लियर है आपको ये ऑप्शन? जी जी। कई बार ऐसा होता है कि कोई डेटा हम फॉर्मेट करते हैं लेकिन हमें उसकी फॉर्मेटिंग बाद में रिमूव भी करनी पड़ सकती है। जैसे ये आपने डेटा फॉर्मेट किया और अगर आपसे कह दिया जाए सारी फॉर्मेटिंग हटा दीजिए, नहीं चाहिए ये ग्रीन ब्लू ब्लैक नहीं चाहिए, तो आप इंडिविजुअली तब भी आपको काम नहीं करना है। अगर फॉर्मेटिंग हटानी है तो भी पूरी रेंज सिलेक्ट करेंगे और यहीं आएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्लियर रूल्स, और क्लियर रूल्स में आकर के कहेंगे क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है एक ही शीट में बहुत सारा डेटा बना है और बहुत सारी बार हो सकता है कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी यूज की गई हो। तो अगर यहाँ पर कह दिया हमने क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर शीट, तो पूरी शीट से फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। लेकिन क्योंकि हम ऐसा नहीं चाहते हैं, हम एक स्पेसिफिक रेंज पे ही अपना टास्क अप्लाई करना चाहते हैं, इसलिए ध्यान रखेंगे सबसे पहले तो पूरी रेंज सिलेक्ट करनी ही करनी है, उतनी जिसकी फॉर्मेटिंग रिमूव करनी है। फिर यहाँ आना है और कहना है क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। तो देखिए एक बार में ही सारी फॉर्मेटिंग रिमूव हो जाएगी। तो फॉर्मेटिंग की भी जा सकती है और रिमूव भी की जा सकती है। अब जैसे आपसे कह दिया जाए अगर कि यहाँ पर जिन लोगों की ये जैसे सेल लिखी हुई है और अगर हमें कह दिया जाए इसमें से टॉप 3 वैल्यूज निकाल के दिखाइए, तो हम कंपेयर करेंगे। देखिए 10 है लेकिन कंपेयर तो करना पड़ेगा भाई, हाईएस्ट तो हमें बाई चांस है कि सबसे ऊपर ही दिख रही है। अब इससे छोटी कौन सी है, कौन सी है, अच्छा ये है, फिर उससे छोटी कौन सी है, ये है। 10 सेल्स है तो बहुत मुश्किल नहीं है हमारे लिए ढूंढना, लेकिन डाटा ज्यादा हो तो ऑब्वियस सी बात है कि ढूंढने में टाइम भी ज्यादा लगेगा और गलती होने का स्कोप भी बढ़ता है। तो अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हैं कि हाईएस्ट 3 वैल्यूज आपकी कौन सी हैं, उन्हें आप आपसे कह दिया जाए हाईलाइट कर दीजिए, जो टॉप 3 सेल वैल्यूज है उन्हें हाईलाइट करिए। तो आप एक बार फिर से देखिए रेंज सेलेक्ट करेंगे और फिर यहीं आना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, और अब टॉप वैल्यूज पे काम करना है। तो देखिए हाईलाइट में नहीं जाएंगे बल्कि कहाँ आएंगे, टॉप और बॉटम रूल्स में। और यहीं पर क्योंकि हमें हाईलाइट करनी है हाईएस्ट वैल्यूज, तो टॉप 10 आइटम्स पे क्लिक करेंगे। टॉप 10 आइटम्स एक्चुअली बाय डिफॉल्ट तो ये 10 वैल्यूज पे काम करता है, लेकिन हमको तो केवल टॉप 3 वैल्यूज ही देखनी थी। तो यहाँ पे टॉप 3 इसको डिलीट कर देंगे, रिमूव कर देंगे टाइप करके, और 3 कहा, और जैसा भी आपको फॉर्मेट कह दिया जाए, जो आपको कह दिया जाए, या आपसे कहा गया नहीं नहीं आप अपने हिसाब से कर दो, फॉर्मेट कैसा भी कर दो, बस टॉप 3 वैल्यूज हाईलाइट कर दीजिए। तो बाय डिफॉल्ट इतने सारे आपको यहाँ ऑप्शन मिल रहे हैं, आप इनमें से कोई भी ले लीजिए जो भी चॉइस आपकी हो और ओके कर दीजिए। और ये देखिए उसने खुद ही आपको छांट के बता दिया कि इतनी वैल्यूज में से टॉप 3 वैल्यूज ये थी। और सबसे खास बात ये है कि काम हो गया, सब कुछ कर चुके हैं। शायद ये डेटा आपने 1 साल पहले बनाया, लेकिन आज अगर आप वैल्यू कहीं भी कोई चेंज कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर लिख दिया 42,000, 12,000 लिखा था पर अब हमने इसको 42,000 किया, तो एंटर करने पर देखिए अपने आप ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन भी चेंज हो गया। अब 30,000 सबसे छोटी नहीं रही बल्कि हाईएस्ट 3 वैल्यूज ये हो गई। तो ये अपने आप देखिए सारी चीजें कर रहा है, इसीलिए ये इलेक्ट्रॉनिक शीट है। काम करने के बाद आप भूल जाइए कि हाँ हमने कौन सी कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई की थी, रूल चेंज हो गया तो कैसे करेंगे, वैल्यू का अगर अपडेट होगी तो क्या हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, करिए वैल्यू अपडेट, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपकी वैल्यूज अपने आप फॉर्मेट हो जाएंगी। क्लियर? जी।
इसी तरीके से आगे भी फिर हमारा और भी ऑप्शन है, जैसे टॉप था, अब हमें पहले इसकी फॉर्मेटिंग रिमूव कर रहे हैं। यहाँ आए, सिलेक्ट किया, क्लियर रूल्स फ्रॉम सिलेक्टेड सेल्स। अब अगर आपसे कह दिया जाए कि जितनी भी सेल्स हैं इसमें बिलो एवरेज सेल्स को आप हाईलाइट कर दीजिए, तो अगर मैनुअली आप ये करने बैठे तो पहले सबका एवरेज निकालेंगे, फिर आप उनमें से कंपेयर करेंगे कि कौन सी एवरेज से कम है वो हाईलाइट हो। लेकिन कुछ नहीं करना है, सेल्स को सिलेक्टेड रहने दीजिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आइए और एक बार फिर इसके लिए टॉप बॉटम रूल्स में आइए और यहाँ देखिए लिखा हुआ है अबव एवरेज, बिलो एवरेज, बस क्लिक कर दीजिए। जो भी फॉर्मेट आपसे आपका मन करे या आपसे कह दिया जाए वो ले लीजिए, कोई भी एक फॉर्मेट यहाँ से ले लिया और ओके। उसने खुद से छांटा, बिलो एवरेज, एवरेज निकाला और उस एवरेज से कम की वैल्यूज को उसने आपके लिए खुद ही हाईलाइट कर दिया। तो टॉप बॉटम रूल्स पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं, बिलो एवरेज रूल्स पे भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। इवन अगर यहाँ वैल्यूज की डुप्लीकेसी हो रही है, जैसे कोई ऐसी वैल्यू है जो रिपीट हुई है, फॉर एग्जाम्पल हम 30,000 को एक बार और लिख देते हैं, तो हम ये देखना चाहते हैं कि रिपीटेड वैल्यूज हाईलाइट हो जाएं जो रिपीट हुई हैं। तो सिलेक्ट करेंगे रेंज को, फिर यहाँ आएंगे और हाईलाइट करने की बात कह रहे हैं तो यहाँ देखिए आपको दिया गया ऑप्शन डुप्लीकेट वैल्यूज, हाईलाइट सेल रूल्स में है ये, डुप्लीकेट वैल्यूज क्लिक करेंगे, अपने आप ही देखिए ओके कर दिया, उसने डुप्लीकेट वैल्यूज को हाईलाइट कर दिया। कोई और वैल्यू भी डुप्लीकेट हो सकती है, ऐसा नहीं कि एक ही वैल्यू, जैसे 22,000 यहाँ भी लिखा है और सपोज 22,000 हम यहाँ भी लिख दे रहे हैं तो ये भी हाईलाइट हो जाएंगी। ऐसा नहीं कि केवल एक ही वैल्यू हाईलाइट होगी, जो जो वैल्यूज डुप्लीकेट होंगी वो सारी वैल्यूज आपके लिए यहाँ पर हाईलाइट हो जाएंगी। तो इस तरह से अभी तो देखिए सिर्फ आपने ये यहाँ पर इन दोनों को ही यूज कर रहे हैं, अभी आगे की तो बात ही नहीं हुई, अभी केवल यहीं पर चल रहा है मामला। तो आपने देखा कि हाईलाइट सेल रूल्स में आप कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया, ग्रेटर देन वैल्यूज, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू भी देख सकते हैं। इक्वल टू जैसे कि अगर मान लीजिए आपसे कह दिया जाता, हम ये यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, रेंज सिलेक्टेड नहीं थी, अगर हमें यहाँ कह दिया जाए कि जो जो वैल्यूज हमारी 22,000 के इक्वल हैं, दिखाइए जरा 22,000 कितने लोगों ने सेल किया है, तो जो जो 22,000 वाली सेल है वो हाईलाइट कर दीजिए। तो कुछ उधर ढूंढना नहीं है, बस एरिया सिलेक्ट करना है, यहाँ से कहना है इक्वल टू और बस बोल देना है 22,000 और एंटर। तो आप बता दीजिए कि ये हैं लोग, लोगों ने की है 22,000 की सेल। तो इतना आसान है एनालिसिस करना और उस एनालिसिस के बेसिस पर अपने डेटा को फॉर्मेट करना। और अभी बहुत सी चीजें हैं आगे जो हम सीखेंगे, अभी इतने ही नहीं है, यही ऑप्शन नहीं है, आगे इसके बाद और भी है। ये तो हमारा हो गया हाईलाइट सेल रूल्स। बाकी डेट अकरिंग तो हम डेट के ऊपर बताएंगे, लेकिन ये तो अभी आज तो फिर हमारा टाइम ओवर हो जाएगा। हम सिर्फ आपको आज लास्ट ऑप्शन बता रहे हैं अपना, डेटा बार्स। कई बार ऐसा होता है कि सेल्स वगैरह का डेटा है या किसी की भी कोई परफॉर्मेंस होती है तो उसको हम बार्स के थ्रू, कलर बार्स के थ्रू रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर डेटा बार्स का ऑप्शन है, ये देखिए कुछ कलर्स मिल भी रहे हैं। अब इनमें से कोई भी कलर अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये जो कलर्स हैं ये फिल हो जा रहे हैं सेल में, लेकिन ये सेल में उसी रेशो के अकॉर्डिंग फिल हो रहे हैं जैसा सेल का वैल्यू है। जिस सेल की वैल्यू कम है उसमें देखिए कितना कम कलर फिल्ड है, जिस सेल की वैल्यू ज्यादा है प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू उसके अंदर ज्यादा कलर फिल्ड है। तो अगर सिर्फ आपको कलर्स के बेसिस पर सेल में आपको दिखाना होता कि सेल्स किसने ज्यादा की है किसने कम की है, ये स्पेसिफिकली सेल्स वगैरह के लिए या मार्केटिंग वगैरह में ही ज्यादा यूज होता है ये क्राइटेरिया। तो आप कलर्स के थ्रू, कलर बार के थ्रू भी सिर्फ अपना दिखा सकते थे। और यही नहीं कि बस ये 6 कलर्स लेने हैं, अगर कोई और कलर लेना चाहते हैं तो मोर रूल्स में जाकर के आप कलर अपनी चॉइस का भी दे सकते हैं। यहाँ से आप कलर कोई भी डिफरेंट कलर जो भी आप लेना चाहें वो आप ले सकते हैं और ओके कह देंगे तो आपकी चॉइस का कलर भी यहाँ पर फिल हो जाएगा। तो इस तरह से आप जो है क्या नाम है डेटा जो है कलर्स के बेसिस पर फॉर्मेट कर सकते हैं। कंडीशंस हैं आपकी, उनके बेसिस पर आपने फॉर्मेटिंग की। तो आज जो मैंने आपको ये बताया है ये सारी चीजें आप ट्राई करके जरूर देखिएगा। साथ ही साथ आपका होमवर्क असाइनमेंट है कि आपको ये इस तरह से रिपोर्ट कार्ड बनाना है। आप इसमें भी देख सकते हैं,
अभी इसमें देखना होता कि कौन, जिन जिन बच्चों की 90 से अब परसेंटेज आई है उसको हाईलाइट कर दीजिए। तो बस कुछ नहीं कहना था, परसेंटेज ये लिखी हुई है, फॉर्मेटिंग में आए, हाईलाइट, ग्रेटर देन व्हाट, 90%। अब परसेंट का क्योंकि यहाँ पे सिंबल लगा हुआ है तो हमें कीबोर्ड से ये सिंबल देना पड़ेगा, और बस ओके। ये देखिए इतना आसान है कंडीशंस के बेसिस पर डेटा को फॉर्मेट करना। क्लियर है आपको? तो मुझे लगता है कि शायद आवाज तो नहीं आ रही आपकी, लेकिन मुझे लगता है कि ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। बाकी इसका वीडियो मैं आपको भेजूंगी, तो आप देख लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिए। हेलो 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 हेलो। हाँ मैम, थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था बिल्कुल। हाँ, कैन यू हियर मी? हाँ हाँ, आई कैन हियर यू। अभी ये बताइए कि ये हाँ, आपको, वो मैम थोड़ा बीच में एकदम। हेलो। हाँ जी, हाँ मैम, मैं बोल रहा था कि वो फॉर्मेट में एक बार आइए जरा, ये जो सेल्स वाला जो डेटा था। अच्छा एक सेकेंड। हाँ जी बताइए। हाँ ये आ गए सेल्स वाले डेटा में। अच्छा, वो मेरी स्क्रीन पे चेंज नहीं हुआ है वो। अच्छा, नहीं तो आपकी स्क्रीन पे नहीं चेंज हुआ होगा। इसको देखिएगा, ये बहुत यहाँ पे कलर बार से है, कुछ खास नहीं, करके देखिएगा। और बाकी मैं वीडियो भेजूंगी तो उसमें आप देख लीजिएगा, क्योंकि क्लास का टाइम ओवर हो रहा है तो हम डिस्कनेक्ट हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो एक बार अच्छा देख ठीक लीजिएगा। है, हाँ मैं नहीं तो फिर, फिर ये मैसेज करके पूछ लूंगा। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो आज के लिए हम फिर इतना ही रखते हैं, और बाकी आपकी प्रैक्टिस आप करते रहिएगा और क्वेश्चंस जरूर पूछिएगा। ओके। ओके मैम, ठीक है। ओके देन। थैंक यू। ओके।